नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 4 बजे चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और इधर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीटों के समझौते को लेकर भी बातें चल रही हैं। महागठबंधन का यानी इंडिया गठबंधन का दावा है कि उसने सीटों के मामले को, सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझा लिया है। कल लंबी बैठक इस पर हुई और इस पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता हैं उनका दावा है कि इस पर आज फैसला ले लिया जाएगा। तो चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इधर एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, कल उस पर भी सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है चुनाव आयोग। और कल पटना में जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने 2 दिन के दौरे के बाद और वहां पर जो सवाल उठे, तो चुनाव आयोग आज जब तारीखों का ऐलान करेगा तो उसके सामने कई सारे सवाल फिर उसी तरीके से सामने आएंगे जैसे पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ रहे हैं। और सवाल यह है जिनके जवाब देते समय चुनाव आयोग के पास कोई जवाब उनका है नहीं। और उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी यह समझ में आ रहा है कि ये ऐसे सवाल हैं जो केवल विपक्ष ही नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये वास्तव में ऐसे सवाल हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है और चुनाव आयोग कैसे उनको समझाए। वो दिखाई पड़ता है कि उसके पास समझाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। आज फिर ऐसे सवालों की बौछारों का सामना करना पड़ सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बिहार में कितने चरणों में चुनाव होते हैं, कितने, और क्या इसी एसआईआर पर होगा, क्या एसआईआर को लेकर भी कुछ बात करते हैं, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि एसआईआर वैध है या वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि एसआईआर में प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी है और अब आज तारीखों का ऐलान होगा। अमलेंदु जी, एक देखा जाए तो चुनाव आयोग अब सवाल लेते हैं या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, लेकिन सवाल पूछे तो जरूर जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार आएंगे। पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, एक दिल्ली में और एक पटना में, उसका अनुभव तो ज्ञानेश कुमार के लिए अच्छा नहीं रहा। कल भी हम लोगों ने देखा कि कैसे सवालों से भागे और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही भाग गए। हाँ बिल्कुल समझिए, सवालों से भागे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग गए और ये कहकर भागे कि हमारी फ्लाइट जो है वो लेट हो रही है। हाँ। लेकिन सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब जो थे वो ज्ञानेश कुमार जी के पास नहीं थे। उनसे पूछा गया कि कितने घुसपैठिया आपको मिले हैं। हाँ। इसका कोई जवाब दिया ही नहीं उन्होंने और बिना इसका जवाब दिए हुए निकल भागे। अब देखना यह कि आज भी वो निकल भागते हैं, क्या करते हैं। लेकिन समीर जी, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कल और परसों सुनवाई होनी है एसआईआर के मसले को लेकर, तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा क्यों की जा रही है, 2 दिन क्यों नहीं रुका जा रहा है, जबकि फाइनल सुनवाई होनी है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 7 और 8 को फाइनल सुनवाई होगी। जब 7 और 8 को फाइनल सुनवाई होगी तो आज क्यों, चूंकि चुनाव आयोग को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर खारिज हो जाएगा, तो इसलिए आज चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा जाए कि साहब अब आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये चूंकि मामला सब जुडिस है, पहले से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए चुनाव आयोग का ये तर्क काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग जो है ये चालाकी जो है चल रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कल कह सके कि अब आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एक भी गड़बड़ी अगर पकड़ी जाती है तो पूरी की पूरी एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। और ये सिर्फ बिहार के मामले में नहीं होगा, पूरे देश के मामले में होगा। और गड़बड़ियां इतनी ज्यादा हैं कि चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है कि 47 लाख नाम उसने काट दिए हैं और 22 लाख नाम जो नए जुड़े हैं उनके बारे में कोई सूचना नहीं दे रहा है कि ये फॉर्म 6 किसने भरे, कहां से भरे। इसी तरीके से फॉर्म 7 जो भर के जो नाम कटवाए गए हैं वो किसने उनके लिए आवेदन किया, क्या तर्क दिए गए, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जिनके नाम काटे गए उनको कोई सूचना दी गई, नहीं दी गई। ये सारे सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग तमाम घेरे में है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एसआईआर पर कल सुनवाई होनी है, आखिरी स्टेज की फाइनल राउंड की सुनवाई ये है। उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। लेकिन चुनाव आयोग ठीक 1 दिन पहले तारीखों का भी ऐलान कर रहा है। हालांकि अभी कल जब उनसे पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया अमलेंदु जी, तो बड़ा दिलचस्प जवाब रहा उनका कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की तारीखों की घोषणा की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि 22 नवंबर से पहले हम चुनाव करा लेंगे। और फिर आज सुबह ही ये खबर आती है कि चुनाव आयोग 4 बजे बिहार में
विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। और इस बीच आज पटना में मेट्रो रेल भी शुरू हो जाएगी, उसका आवागमन शुरू हो जाएगा, चलनी शुरू हो जाएगी। सोशल मीडिया पर बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले किसी यूजर ने ट्वीट किया है कि 3:59 तक अभी बहुत सारी रेवड़ियां बिहार में बांटी जाएंगी या बांटने की घोषणा की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बांटी जाएंगी, बांटी जा सकती है। और मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है नीतीश कुमार जी ने और चलना शुरू हो गई है मेट्रो, तो ये एक है। और चूंकि इसका मतलब पहले से मालूम था समीर जी नीतीश कुमार को और बीजेपी को कि आज चुनाव की घोषणा होनी है, तो 11 बजे इसीलिए आज मेट्रो का उद्घाटन कर दिया गया। तो वरना ये शाम को भी हो सकता था, 4 बजे के बाद भी हो सकता था, दिन में किसी से हो सकता था, लेकिन चूंकि मालूम है कि आज घोषणा होनी है तो कर दिया गया। तो यानी चुनाव आयोग संचालित जो है वो बीजेपी दफ्तर से ही हो रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है। बिल्कुल, ये बात लगातार ये सवाल उठ ही रहे हैं। खैर, अब आज जब चुनाव की घोषणा होनी है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल पहले से ही तैयार है इसके लिए कि अब चुनाव में आने ही है, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा तो 1-2 दिन में, 4 दिन में हो ही जानी चाहिए थी। 22 नवंबर से पहले वहां पर विधानसभा का गठन हो जाना है। और इसको लेकर कांग्रेस नेता मणिक्कम टैगोर ने क्या कहा है बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर, इंडिया गठबंधन के बीच तालमेल को लेकर सुनते हैं। और इधर एनडीए के घटक दलों में अभी भी सीटों को लेकर एक घमासान बना हुआ है। वहां पर किस पार्टी के पास कितनी सीटें होंगी, खासकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तो बना ही है, इसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम पार्टी हो या फिर और पार्टियां हो, उनके बीच में भी सीटों को लेकर तालमेल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि उन्होंने अपना सीटों का समझौता फाइनल कर लिया है और आज किसी समय वो भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। खैर, सुनते हैं चुनावी तैयारियों को लेकर मणिक्कम टैगोर, कांग्रेस नेता है, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। We all know that Election Commission of India has lost its credibility and headed by Mr. Ganesh Kumar and the other election commissioners who are helping with them. They had started to work like BJP's organization itself. See the example. Today is 6th of October, and the elections are going to be announced as per the media reports. 2 days before, the Prime Minister announces a scheme for Bihar youth. For 20 years, they have not done anything for the Bihar youth and those unemployed youth. And before 2 days, that is October 2nd, they announced for women 10,000 rupees, which is this week itself they had scheduled the election commission announcements in such a way that before that government can announce all these kind of things. It's a very disturbing factor because the election commission is the umpire. The umpire is compromised now, and we had seen it in the SIR issue. 17 days parliament was not able to work because of the arrogance of the government that they were not ready to reverse that SIR thing, which is to addition of Aadhaar. A lot of confusion was there. Now also the reports are coming that there are more than 5 million voters are not there. They had been taken out and they have not been. तो ये तैयारियां पूरी हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों का समझौता हो गया है, ये कह रहे हैं मणिक्कम टैगोर, और आज उसकी घोषणा भी हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ओर से। कुछ पार्टियों के नेता, खास तौर पर अगर बात की जाए वीआईपी पार्टी के, मुकेश सहनी की पार्टी के, तो लगातार तमाम जगहों पर ऐसी खबरें चलाई जा रही थी। अब किन स्रोतों के आधार पर चल रही थी कि वो मुकेश सहनी एनडीए की ओर जा सकते हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं, लेकिन मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठकों में शामिल रहे और उनको भी सुनते हैं। उनका भी ये दावा है कि सीटों का तालमेल पूरा हो चुका है। सुन लेते हैं, वीआईपी के नेता है, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक क्या बातचीत हुई है। क्या हंसी पर मुस्कान पे आप लोगों को फिक्र ये नहीं हो रहा है? सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है, सारे चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों में कर देंगे। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ बोलो यार, हम हैं
सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। बात बन गई है। हाँ, सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। हाँ, परसों हो जाएगा। सर मीटिंग में सीपीआई पहले निकल गई सर, क्या वो उनकी भी सहमति है या नाराज? नहीं, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ कर क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है, ठीक है। कल सीपीआई सीपीएम भी दोपहर में आएंगे, फिर से एक बार कुछ है, कुछ सीट को लेकर वो सब करेंगे, मीटिंग 1-to-1 चलेगा, फिर कल शाम में आप लोग से मिलेंगे यहीं पे। सर एफआईआर को लेकर सर जो घुसपैठियों की बात चल रही है सर, उस पर कोई अपडेट नहीं आया महागठबंधन के बड़े नेताओं, आपका भी नहीं सर कोई? सर एक्चुअली ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए एफआईआर का प्रोसेस अपना रहे हैं, कि केवल भारत के मतदान जो गृह मंत्रालय को पहले तो गृह मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ काम तो गृह मंत्रालय का है ना, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि इलेक्शन कराना, फेयर चुनाव कराना, और ये सब प्रक्रिया जो है ना वहाँ पे जो है कैसे दूसरे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो ये सब सारे चीजें है बिहार में खाली गुमराह करने के लिए सारी चीजें हो रहा है। अब इस पे जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग भी चुनाव में बताएंगे, ठीक है। के चेहरे पर बात बनी है सर, सब हो जाएगा परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये दावा कर रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा। ये जो गंभीर बात है अमलेंदु जी, बार बार घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त से कि क्या घुसपैठियों की पहचान हुई है, लेकिन अब ये सवाल है कि अगर ये घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके वोटर आई कार्ड बन चुके हैं, उनके दूसरे जो पहचान के दस्तावेज बन चुके हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही गृह मंत्री जो इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय इसको दोष डाल रहे हैं और इसको एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और जो कह रहे हैं जो मुकेश सैनी, वो सही सवाल कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए। चुनाव आयोग का काम ये थोड़ी है, चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव कराना है, जिसमें वो फेल हो रहा है, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसको करे। अब घुसपैठिए घुसाएं तो अमित शाह देखें उसको घुसपैठिए घुसाएं, और अगर घुसपैठिए घुस आए और उनके वोटर कार्ड भी बन गए, आधार कार्ड भी बन गए, तो ये तो बहुत नाकारा सरकार है। इसका मतलब देश असुरक्षित हाथों में है, तुरंत नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं दे तो बीजेपी हटा दे उनको प्रधानमंत्री के पद से। जिस व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए घुसपैठिए घुस आए और उनके वोटर कार्ड भी बन जाए और आधार कार्ड भी बन जाए और वो सरकारी सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हो, तो बहुत नाकारा प्रधानमंत्री है। फिर बीजेपी यही कहना चाहती है। तो अगर बीजेपी ये स्वीकार कर रही है कि घुसपैठिए घुस आए हैं, उनके वोटर कार्ड भी बन गए हैं, आधार कार्ड भी बन गए हैं और उनको निकाल के बाहर नहीं किया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी बहुत नाकारा प्रधानमंत्री है। बीजेपी यही कहना चाहती है। तो नरेंद्र मोदी से इस्तीफा ले किसी दूसरे कायदे के आदमी को बनाए फिर प्रधानमंत्री बीजेपी। तो अब यह बीजेपी के ऊपर है कि वो नरेंद्र मोदी को हटाती है नहीं हटाती है। लेकिन अगर घुसपैठिए का मुद्दा है तो इसका मतलब कि सीधी सीधी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अक्षम प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह एकदम अक्षम गृह मंत्री साबित हुए। इसका मतलब यही है। जी बिल्कुल, चूंकि घुसपैठियों का जिक्र बार बार बीजेपी के नेता कर रहे हैं, खुद गृह मंत्री कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठेगा कि आखिर इन घुसपैठियों को भारत में घुसने की अनुमति किसने दी, किसकी नाकामी रही, और फिर वो वोटर आई कार्ड और दूसरे पहचान पत्र भी बनाने में कामयाब हो रहे हैं। खैर, अब क्या कुछ होता है, अब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम होने वाला है और इधर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया है। पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं। सुनते हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। कल जो बैठक हुई है और उसके बाद क्या चीजें तय हुई है, कब ये सीटों को लेकर जो घोषणा होनी है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी विधानसभा चुनाव में, उस पर वो क्या कह रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह को सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन कितना तैयार? नहीं, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। जब डेट का अनाउंसमेंट हो जाए, हम लोग अपना कसरत पहले से किए हुए हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि नई तैयारी करनी है। और प्रायः सभी महागठबंधन की पार्टियां पूरी तैयारी है। बूथ लेवल वर्कर से लेके विलेज लेवल वर्कर तक सब तैयार है चुनाव के लिए और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। हम लोगों की अपेक्षा इलेक्शन कमीशन से केवल यही है कि फ्री एंड फेयर पोल हो, गरीब लोगों को वोट पड़ जाए, वंचित तबका का वोट पड़ जाए, बाकी उनसे कोई अपेक्षा नहीं। जो भी चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी गए भी बिहार, वहां पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और तमाम जो बातें थी एसआईआर को लेकर,
और सब चीजों को लेकर वो भी उन्होंने पहले स्पष्ट करी। आपको लगता है कि जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और कितने फेज में होना चाहिए, इसको लेके आप लोगों की राय क्या रहेगी? और जो उन्होंने बातें कही, ऑल पार्टी मीटिंग भी वहां पे बुलाई गई, उसको देख कैसे देखें? ऐसे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिले हैं, मेरे पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले हैं, अध्यक्ष खुद ही गए थे, तो उसमें नई बात कुछ नहीं कहनी है। वो 2 फेज में कराना चाहते हैं, 1 फेज में कराना चाहते हैं, हम लोग हर तरह से। तो ये गठबंधन में सीटों का तालमेल ये फाइनल हो चुका है, इसकी घोषणा होगी। और अब आज जब बिहार में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा तो एक तरीके से अब चुनावी बिगुल कह सकते हैं कि बज चुका है, बिहार में बजने वाला है और राजनीति और तेज होने वाली है, तल्ख होने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही हैं कि अभी भी समय है कुछ घंटों का, जबकि रेवड़ियां बांटने का समय है और इसमें भी अभी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। ये सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी तेजी से चर्चा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जिस तरह से दौरे हुए, तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई, सीधे सीधे कैश अकाउंट में डाले गए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री खुद दूसरी पार्टियों के लिए रेवड़ी का सवाल उठाते हैं और उसकी बड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि देश के विकास में ये रेवड़ी कल्चर बहुत बड़ी बाधा है। अमलेंदु जी, और 10-10 हजार रुपए यहां पर लाखों महिलाओं के अकाउंट में डाले गए, उसको शायद वो रेवड़ी नहीं मानते हैं। हाँ, उसको रेवड़ी नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो वापस भी ले लेंगे, इसीलिए नहीं मान रहे। क्योंकि जो डाले गए हैं उसमें साफ है कि इसको वापस भी ले लेंगे, तो चुनाव से पहले डाल दिए हैं, चुनाव के बाद वापस ले लेंगे। तो यह है, तो ये गड़बड़ियां जो हैं अब जो सोशल मीडिया पे खूब बातें हो रही हैं कि अभी चूंकि 4 बजे तक का समय है, तो 4 बजे से पहले हो सकता है, जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की कि 11 बजे उद्घाटन कर दिया मेट्रो का नीतीश कुमार ने, तो अब 4 बजे से पहले और भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री क्या घोषणाएं करते हैं और किस तरीके से सामने आते हैं और नीतीश कुमार क्या करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, कि इंडिया गठबंधन में तो सीटों के तालमेल लगभग तय हो चुका है और जैसा कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 2 दिन में हम इसकी घोषणा कर देंगे, सब चीजें फाइनल हो चुकी हैं। कुछ सीटों पे मामला फंसा हुआ है, तो वो सीटें भी आज जो है फाइनल हो जाएंगी। 1-to-1 सीपीआई और सीपीआई-एमएल से बातचीत होगी, उसके बाद ये मामला फाइनल हो जाएगा और फिर आप लोग ब्रेकिंग चलाइएगा। ये कह रहे हैं, कल रात में उन्होंने कहा, कल 5 घंटे इंडिया गठबंधन की बैठक चली है। एनडीए के बीच अभी भी सीटों का कोई बंटवारा किसी भी तरीके का नहीं हो पाया है और बहुत वायरल हुआ वो नीतीश कुमार का वो वीडियो, जब ऑनलाइन जो थे वो प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए थे और 38 सेकंड तक जो है वो हाथ जोड़े बैठे रहे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने कि मुझको घोषित कर दो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट और आधी से ज्यादा सीटें मुझको चुनाव लड़ने के लिए दे दो। तो ये जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, ये देखिए चल रहा है, हाथ जोड़े बैठे, ये देखिए लगातार। तो इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ठीक जो है मामला नीतीश कुमार और बीजेपी का नहीं है और नीतीश कुमार को भाव जो है वो बीजेपी नहीं दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कितनी देर से बेचारे हाथ जोड़े बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जी और हाथ नीचे उनके गिर ही नहीं रहे हैं, जबकि वो ऑनलाइन बैठक है। तो अब पता नहीं प्रधानमंत्री ने उनको देखा कि नहीं देखा, लेकिन वो 37 या 38 सेकंड तक जो है वो इसी तरीके से हाथ जोड़े हुए बैठे रहे उस बैठक में और गिलगिलाने के अंदाज में जो थे वो नीतीश कुमार दिखाई दिए। तो अब नीतीश कुमार का गिलगिलाना नीतीश कुमार के काम आता है कि नहीं आता है, और भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ साटती है कि नहीं साटती है, ये देखना होगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद हैं मनोज कुमार, वो भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है और हम इसकी घोषणा करने जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में अभी तक इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। जी, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार। उसके बाद आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एनडीए कब करेगा घोषणा, या इंडिया गठबंधन के भीतर तो ये सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। पहले सुनते हैं कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार को क्या कह रहे हैं। कांग्रेस क्या सोच रही है, कितना उसके खाते में? सीधा मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस पर ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एनडीए का घोषणा करा दीजिए, उसके 2 घंटा बाद हम लोग का घोषणा कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि सीट बंटवारा नहीं हुई है, तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि आप उधर घोषणा करा दीजिए और इधर 2 घंटा में हम लोग तैयार है, घोषणा कर देंगे। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आप इस उधर जाके पूछिए, ये लोग व्याकुल होकर के कहां कहां किसके घर जा रहे हैं। कल आप न्यूज देखे होंगे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के घर जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। उनमें सीट बंटवारा नहीं हुआ भाई, हमारे अंदर तो सीट बंटवारा की कोई मामला ही नहीं है, सब ठीक हो गया है, ऑल इज वेल है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हम सब लोग मजबूती से खड़ा हैं
और 4 बजे आज डेट आ जाएगा, हम लोग इलेक्शन में कूदेंगे और बिहार को फतेह करेंगे। बिहार के जितने भी बिहारवासी हैं, इस बार बिहार में बदलाव होगा और बिहार में जो इस बार जो तमाशा हुआ है लोकतंत्र को लेकर के, संविधान को लेकर के, इसका परिणाम 2 महीना में सबके सामने में होगा। तो एनडीए में क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एनडीए में आप सवाल पूछिए, हम तो एनडीए की घोषणा के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा इंडिया गठबंधन में फाइनल हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार का ये जो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे अमलेंदु जी, काफी चर्चाएं हैं और इस तरह के उनके जो हाव भाव है उसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस वजह से भी कुछ नीतीश कुमार को लेकर कोई घोषणा नहीं कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार ये शर्त अभी तक लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के आगे। सुन लेते हैं आरजेडी के नेता, आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो क्या कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर और बिहार में मौजूदा सरकार को लेकर। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे तंज कसा है, कहा जाए तो व्यंग किया है उनके स्वास्थ्य को लेकर। आरजेडी का सर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सार्वजनिक मंचों पर अजीब हरकतें जिस तरह से सामने आती हैं, ये चिंता का विषय है। प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, श्री तेजस्वी यादव जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर, वीडियो डालकर ये पूछा है कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस हालत में किसने पहुंचाया, कौन से खाद्य पदार्थ जो उनके भुजा पार्टी है और जो विरोधी है बीजेपी, उनके द्वारा दे दिया गया, उनकी हालत इस तरह हो गया। ये सवाल है, गंभीर सवाल है। जनता जानना चाहती है कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये स्थिति कैसे हुई। ये चिंता का विषय है। इस पर तेजस्वी जी ने सवाल पूछा है कि अब आदरणीय नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा, पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं है, उनको रिमोट से चलाया जा रहा है। उनके अगल बगल इर्द गिर्द बैठे लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में अभी तक नहीं हुआ है, यह सवाल उठा रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि उन्होंने सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लिया है और अब आज चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होगा तो शायद 1-2 दिन के भीतर इंडिया गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग के मुद्दे को भी, उसकी भी घोषणा कर दे और उसको जो फाइनल है वो बात लोगों के सामने आ जाए। लेकिन यह सवाल तो एनडीए में भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद ठीक 1 दिन पहले कि अभी कल सुनवाई होनी है और आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है। यह हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि यह दौरा ही इसलिए हुआ है ताकि सुनवाई से 1 दिन पहले इसकी घोषणा की जा सके तारीखों की, और आज तारीखों की घोषणा हो रही है। अब कल इसका असर अमलेंदु जी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी उस पर क्या पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल समीर जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस पर यह किया ही इसलिए गया है। और हम लोग समीर जी लगातार चर्चा कर रहे थे इस कार्यक्रम में भी और न्यूज़ पॉइंट में भी कि चुनाव आयोग 7 अक्टूबर से पहले घोषणा कर देगा चुनाव की, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सके कि भाई ये मामला जो है आप इसमें दखल मत दीजिए, चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ये कहेगा। लेकिन चूंकि पहले से मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सवाल तो इसी पे है कि आप एसआईआर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो आप जिस मतदाता सूची के आधार पर कराने जा रहे हैं वो मतदाता सूची को ही लेकर सवाल है कि मतदाता सूची बनाने का आपको अधिकार है कि नहीं है। तो जब मतदाता सूची बनाने पर ही आपके सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, तो आप उस मतदाता सूची पर चुनाव कैसे करा सकते हैं? तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा और अगर आज कर भी देता है चुनाव आयोग घोषणा तो कल सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर सकता है और कह सकता है कि इस मतदाता सूची पे नहीं बल्कि जो जनवरी 2025 की जो संशोधित मतदाता सूची है उसके आधार पर चुनाव हो, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। तो एक चालाकी चली है चुनाव आयोग ने। और समीर जी जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यही लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए या कहिए भारतीय जनता पार्टी का कब्जा करने के लिए जो है ये जो है वो किया जा रहा है
SIR कराया गया, कांग्रेस ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, ये आपकी वहां पर SIR कराया किस लिए गया है, ये आरोप बहुत लगी रहे हैं, इसीलिए ये मुद्दा गया है सुप्रीम कोर्ट में, वहां सुनवाई भी हो रही है। लेकिन इसके बीच चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर। और एक बार सुनेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं राजेश राम, उन्होंने क्या कहा है। कल जो बैठक हुई है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हुई है उस पर वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें। 5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे और एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और निष्पादन में ये रिजल्ट हुआ कि हम लोग जिस तरह से सारी विषयों पर चर्चा की, खास करके हम लोग 6 पार्टनर हैं, उनकी स्पेस को लेकर के सबसे ज़्यादा उस पर गहन चिंतन था। और तीसरी जो बात थी कि कई सीट ऐसे थे जो दूसरे मित्र के वो चाहते थे, हमारे सीट कुछ और चाहते थे, तो इस सभी विषयों पर हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक ठोस रिजल्ट तक पहुँचे हैं और फिर हम लोग इस पर आगे भी बैठेंगे और बैठ करके बाई अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग सीटिंग अलग अलग टाइम पर बैठ करके 1 to 1 क्लियर कर रहे हैं। सर शेयरिंग पे बात हो गई है? सीटें शेयरिंग पर सारी बात चल रही थी। सारे मुद्दे, देखिए कौन कितना है वो विषय नहीं है, विषय है कि कौन सीट पर कौन कितना लड़ रहा है। कई बार होता है कि आपको हमारे सीट पर इंटरेस्ट है, कई बार है कि हमको उनके सीट पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुद्दे को हम लोग निपटा रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ, सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी दरवाजे खोल के करके बात कर रहे हैं और बैठ करके हम लोग बहुत ही सकारात्मक, बहुत ठोस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही न्याय प्रिय हम लोग अब तक इस पे आगे बढ़े। सर 50, 55, 70 या 76 सीट पे बात बनी है सर? देखिए ये पार्टिकुलर 243 पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 6 दल के हिस्सेदारी, 6 दल के सीट पर सारे विषय पर बात चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये इसमें लगभग 5 घंटा हम बैठे हैं। 5 घंटा में ये निष्कर्ष था कि कई सीट हम उनके सीट पर डिमांड थे, कई सीट हमारे सीट पे डिमांड थे, तो बैठ करके हम लोग उसको ओपन रह करके ठीक है भैया आपको ये चाहिए तो ये ले लो, मुझे ये चाहिए तो ये ले लो। तो ऐसा नहीं है कि कोई विंडो बंद रखा है, भाई दरवाजा बंद है ये नहीं हो सकता। तो हम लोग एक एक सीट पर रख कर करके और सभी सीट पर हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे। अब देख रहे होंगे कि 6 बजे से हम लोग फाइनल रिजल्ट देख तरह से 5-5 घंटा बैठ रहे हैं। अभी हम लोग को सीटिंग सब बढ़िया से बेहतर तरीका से और करना पड़ेगा। एक लाइन में आप ये समझ सकते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट एक एक कदम पर एक एक विचार को एक एक लोगों के अधिकार है, उसके अधिकारों के सम्मानों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा है, आप पहले कोई निकलेगा, अभी तो मुकेश जी आगे निकल गए, अभी तो आप देखें ना एक साथ निकले, लेकिन भाई जी 1 मिनट, अभी तो मुकेश जी हम लोग साथे निकले लेकिन 3 मिनट के लिए वो आगे हो गए। देखिए अलग अलग टाइम का स्लॉट है, चूंकि लंबी डिस्कशन है तो वो स्लॉट अलग अलग है। कल उनका स्लॉट है, आज हम लोग का स्लॉट था। उस स्लॉट पर कल देखिएगा कि और लोग भी बैठेंगे, सीपीएम के माले के भी बैठेंगे, वो स्लॉट पर कल फिर बैठे। सर एक अभी क्या कह गए हैं कि डिप्टी सीएम वही होंगे, कांग्रेस कौन कोई होंगे डिप्टी सीएम वही होंगे। चलिए ये सब सारी विषय अंदर की है, बाहर आते रहता है। सर ये विजय सिन्हा ने बोला है कि घूंघट और जो गुड़का है वो दोनों चेक किए जाएंगे, इसको लेकर आपका, क्योंकि आरजेडी ने बयान दिया कि एजेंडा से
तो ये जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, दूसरे मुद्दे हैं जिन पर कल बैठक जब बातचीत हुई है उसके बारे में राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो बता रहे थे। इसको लेकर बहुत सारे सवाल खैर उठ रहे हैं। बैठक जब होती है तो बहुत सारे सवाल उठते भी हैं, पूछे भी जाते हैं, उनके जवाब नेताओं की तरफ से मिलते हैं। उसमें बिटवीन द लाइंस जवाब ढूंढने की भी कोशिश होती है। ये राजनीति का हिस्सा है ये सारी चीजें, और ये पत्रकारों का काम भी होता है। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर अमलेंदु जी, जो सीपीआई एमएल के माले के नेता है दीपांकर भट्टाचार्य, कल उन्होंने जो एक बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला है। उन्होंने ये कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर सारी राजनीतिक दल जो है वो चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अगर तारीफ ही कर रहे हैं तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? और जबकि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले तो 8 राजनीतिक दल हैं। 8 राजनीतिक दल हैं, जी हाँ, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई एमएल है, जो बिहार की पार्टियां हैं वो है, एआईएमआईएम भी है, जो बीजेपी की समर्थक समझी जाती है वो भी है। तो यानी 8 तो राजनीतिक दल ही है। तृणमूल कांग्रेस भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, तो ये सब पहुंचे हुए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट। तो इनको किसने दिया? और ये बात समझिए, कल मैंने भी न्यूज पॉइंट में कही थी कि ये सरासर जो है मतलब झूठ बोलना जो है। ज्ञानेश कुमार एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके से झूठ बोल रहा है तो इस पर भी कोई मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट की तो अवमानना खुलेआम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर ज्ञानेश कुमार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा कायम करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं करता है, स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। तो जो याचिकाकर्ता गए हुए वो कल जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने कहें कि साहब सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा कायम कीजिए, उसके बाद आगे बातचीत की जाएगी। क्योंकि ये व्यक्ति लगातार सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है समीर जी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बातचीत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आधार कार्ड को लेकर साफ साफ जब आदेश था कि आपको इसको बाद में दस्तावेज के रूप में शामिल करना है, तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि साहब ये पहचान का प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकता का नहीं है, तो क्या है? चूचू का मुरब्बा है आधार कार्ड? तो क्या है आखिर? बताएं फिर ज्ञानेश कुमार। और अगर चूचू का मुरब्बा है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि साहब कोई नाम कटवाना पड़ेगा? तो नाम कटवाने के लिए जो अपना वोटर जो काटेगा उसका वोटर कार्ड जो है वो आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। फिर क्यों आप वहां इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर पहचान का पत्र नहीं है तो आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये सारी बातें बिल्कुल है। और लेकिन आपने जो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने आप में ये फिर बताना होगा। और फिर चुनाव राजनीतिक दल ये भी कहेंगे कि आप फिर एफिडेविट देकर ये बात कहिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त हर चीज में एफिडेविट मांगते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से वो एफिडेविट मांगते हैं, तो उनसे भी ये एफिडेविट मांगा जाएगा, और मांगे जा भी रहे हैं कई मुद्दों पर। लेकिन राजनीतिक दलों का जो चुनाव भी उन्होंने किया वो भी अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय रहा। हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम में ब्रेकिंग में भी उसकी चर्चा की थी कि जिनका बिहार में प्रभाव है, सांसद विधायक है, उन पार्टियों को छोड़ दिया गया, लेकिन जिनका कोई आधार नहीं है उनको इनवाइट किया गया। ऐसी पार्टियों में जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी पार्टी को भी नहीं बुलाया गया। लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं उनको भी सुनना जरूरी है। और चुनाव को लेकर, तारीखों को लेकर, और खास तौर पर उनके गठबंधन के भीतर यानी एनडीए गठबंधन के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उन्हें। एक बार सुन लेना चाहिए। स्वागत करेंगे हम लोग, चुनाव आयोग अगर करेगा तो हम लोग जानते हैं, उसके लिए तैयार भी हम लोग हैं। तो तैयार है, लेकिन जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के लोगों की इस बात पर आपत्ति थी कि उनके दल को नहीं बुलाया गया, जो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक की है। हाँ बिल्कुल, इस पे आपत्ति थी कि जो उनको नहीं बुलाया गया चुनाव आयोग के उस बैठक में। और बताइए समझिए, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी आप उसका बिहार में क्या है भाई जो आप बुला रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या है उसका बिहार में जो आप उसको, बसपा क्या है बिहार में जो आप उसको बुला रहे हैं? और जीतन राम मांझी जिनके विधायक है वहां, जो खुद सांसद है, उस पार्टी को आप नहीं बुला रहे हैं। एनडीए के घटक दल, हाँ एनडीए घटक, उनका गठबंधन सरकार में है, विकासशील इंसान पार्टी, भाई उसके विधायक जीत कर तो आए थे, आपने उसको नहीं बुलाया। एमआईएम को नहीं बुलाया आपने, जिसके विधायक जीत कर आए थे 5 जी, तो आपने इनको नहीं बुलाया। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा को आप बुला रहे हैं, तो इन्होंने ही तारीफ कर दी होगी फिर आपकी, बाकी और तो किसी ने की नहीं है। क्योंकि बाकी जो है वो तो सब पहुंचे हुए सुप्रीम कोर्ट, और कल आपको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में 7 अक्टूबर को कि बहस में आओ, एसआईआर करा भी सकते हो नहीं करा सकते हो। तो ये है समीर जी, तो ये सरासर झूठ जो है वो ज्ञानेश कुमार बोल रहे थे। यानी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है, ये 78 सालों में पहली बार देश देख रहा है।
जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं और झूठ बोलने का आरोप जो लगाया है सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बहुत गंभीर है। और चूंकि ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक उसका विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई है 8 राजनीतिक दल, और उन्हीं राजनीतिक दलों के लिए आप कह रहे हैं कि वो सारे दल हमारी प्रशंसा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। जब प्रशंसा कर रहे होते तो एसआईआर पर ये तलवार क्यों लटक रही होती कि वो वैध है या अवैध है और रहेगा भी या नहीं। उसके जरिए जो आपने लिस्ट बना दी है और वो सूची जारी कर दी है, वो बनी रहेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर कैंची चला सकता है, उसको खारिज कर सकता है। क्या होगा ये 7 तारीख को पता चलेगा जब सुनवाई होगी, आखिरी दौर की सुनवाई जो होने वाली है। लेकिन ये दावा ये अपने आप में बड़ा गंभीर है, महत्वपूर्ण है कि आप ये दावा कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आपके पास नहीं है। घुसपैठियों का ब्यौरा, किस तरीके से एक ही मकान में 1,000 लोगों का जो है वोटिंग कार्ड बन जा रहा है, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास या मुख्य चुनाव आयुक्त के पास नहीं रहता है। जो सवाल पूछे नहीं जाते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं रहती है, उसका वो वहां पर जवाब देते हैं। लेकिन एक बार आज फिर उनको सामना करना पड़ेगा इसी तरह के सवालों का जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल समीर जी, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो यहाँ और गंभीर सवाल दिल्ली में पूछे जा सकते हो। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनको लेने के देने पड़ गए थे, कल बिहार में भी लेने के देने पड़ गए थे। तो आज देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार सवाल लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये भी हो सकता है कि कहें कि साहब सवाल लेना ही नहीं है, हमारी बात सुनिए और चले जाइए, चाय पीजिए और चले जाइए। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल जब यहाँ होंगे तो यहाँ भी पूछा जाएगा कि भाई आपने जो घुसपैठियों की बात कही तो कितने घुसपैठिए पकड़े, जिनके आपने नाम काटे हैं उनके किस आधार पर काटे, ये सारी बात उनसे पूछी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि अभी तक जितना भी रिवीजन होता था, सारा डाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर होता था कि किसके नाम काटे गए, किस आधार पर काटे गए, उसका क्या एपिक नंबर था, क्या पता था, क्या सूचना दी गई। एसआईआर के मामले में कुछ भी वेबसाइट पर नहीं दिया गया। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब आप अभी तक देते रहे, आप अपने ही नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। कल ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठ सकती है। अवधेश प्रसाद है समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने भी समीर जी कहा है कि चुनाव आयोग जो है संविधान में लोगों को दिए गए मताधिकार का सख्ती से पालन कराएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए और संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी। हम लोग सुन भी सकते हैं कि अवधेश प्रसाद ने क्या कहा है। जी सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं आज बिहार में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है उस मुद्दे पर। इस समय चारों तरफ हाहाकार मचा है, चोर आए चोर आए चोर आए, चोर आए चोर आए। अब पुलिस के लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है तो इस तरह से माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है। ये तो उम्मीद थी कि 5 के बाद कभी हो सकता है, तो समय आ गया है चुनाव की घोषणा बिहार की। और मैं बधाई देता हूं बिहार के देवतुल्य मतदाताओं से, उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं चुनाव आयोग से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया है, उस अधिकार का अक्षरशः अनुपालन होगा और संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगा, ऐसा मैं उम्मीद करने के साथ ही साथ बिहार के देवतुल्य मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई करता हूं कि उनको एक मौका मिला है लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का। और जो बदहाली है प्रदेश और देश में, बदहाली है, परेशानी है, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, किसान तबाह बर्बाद है, अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उसको ध्यान में रखते हुए
सत्ता परिवर्तन की शुरुआत देवतुल मतदाता करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद के साथ अपनी शुभकामना देता हूं। तो ये वहां पर सबसे जो बड़ा सवाल है वो कह रहे हैं कि इस निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि जिस तरीके से चुनाव में धांधली, वोट चोरी, SIR में गड़बड़ी, ये सारे आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और लोग यही सोच रहे हैं कि अगर ये सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि अगर सही तरीके से चुनाव हो जाए। तो इस आज ऐलान होने वाला है तारीखों का, लेकिन ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इन सब के बीच वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में बिहार में बनकर दिखाई पड़ रहा है और सरकार से ये सवाल पूछे जाएंगे, सरकार इनका जवाब किस तरीके से देती है और यही दोनों गठबंधनों के बीच में चुनावी मुद्दे के रूप में सबसे अहम मुद्दे के तौर पर दिख भी रहा है। एक बार सुनते हैं, राहुल गांधी ने फिर से कहा है वोट चोरी का मुद्दा और वो किस तरीके से बिहार में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लगातार तमाम जगहों से वोट चोरी के सबूत दिए जा रहे हैं, वोट चोरी पर सवाल पूछे जा रहे हैं और चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब को कैसे टाल रहा है ये दिखाई पड़ रहा है। तो सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया। जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है। तो ये इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है। अलर्ट मोड में है इंडिया गठबंधन के सभी दल और बार बार ये चुनाव में जो उनके अपने कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है वो यही है कि वोट चोरी नहीं होने देना है। हाँ, वोट चोरी नहीं होने देना है, वोट की लूट नहीं होने देना है, वोट की डकैती नहीं होने देना है। चुनाव आयोग को मजबूर करना है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाए, ईमानदारी से, निष्पक्षता से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम ना करे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की डकैती करने का काम ना करे। इंडिया गठबंधन इसके लेकर मजबूती से डटा हुआ है और ये इंश्योर करना चाहता है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाए। समीर जी, 78 वर्षों में पहली बार हो रहा है कि किसी संवैधानिक संस्था पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि वो सत्तारूढ़ दल के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। इससे पहले इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे थे और राहुल गांधी तो सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही कह दिया कि वो वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी ने इस पर जो है अपना हलफनामा अभी तक नहीं दिया है कि वो वोट चोरों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको हलफनामा देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। या तो मानहानि का दावा करना चाहिए। हाँ, या मानहानि का दावा करें, मतलब तीसरा कोई विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार के सामने। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इसका मतलब कि वो वोट चोरों को संरक्षण दे रहे हैं ये उन्होंने मान लिया, जो कि राहुल गांधी ने 7 दिन का समय दिया था। तो ये समझा जा सकता है। लोग काफी ज्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पक्के पे है कि इस बार वोट चोरी होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसमें भी बहुत कुछ जोर समीर इसी बात पर दिया जाएगा कि चुनाव आयोग जो 47 लाख वोटों की चोरी कर चुका है, ये चोरी रोकी जाए, ये चोरी रोकी जाए। यानी वोट चोरी बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी के अलावा बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान जो और मुद्दे हैं, 20 साल का नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले कुछ समय से वहां युवा किस तरह से आक्रोशित है, छात्र किस तरह से आक्रोशित है। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कानून और व्यवस्था का। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पिछले काफी समय से घिरे हुए हैं। लगातार बिहार की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है, चर्चा उसकी होती रहती है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर दूसरे राज्य भी बुरी तरीके से घिरे हैं। खासतौर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं
उत्तर प्रदेश में अमलेंदु जी रायबरेली की जो घटना है, एक दलित युवक को पीट पीट कर लोगों ने उसकी जान ले ली, और जान ले ली इसलिए जान ले ली, और ये कहते हुए जान ले ली कि उसने राहुल गांधी का नाम ले लिया उसने जब उसको पीटा जा रहा था। तो जो लोग उसको पीट रहे थे वो लोग कहे कहे यहां पर बाबा का शासन है, बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब इस तरह से कि जानलेवा राजनीतिक विरोध जानलेवा होता जा रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बहुत एक भयावह और हैरान कर देने वाली वो घटना है, उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी हम सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरह से उसको पीटा गया है, ये इतनी अमानवीयता और मुख्यमंत्री का नाम लेकर यह अमानवीयता की गई। हाँ बिल्कुल समझिए, मुख्यमंत्री का नाम लेकर यह अमानवीयता की गई, और मतलब ये चैलेंज दिया गया कि चूंकि यहाँ बाबा का शासन है तो इसलिए हम इसी तरीके से करेंगे, ये साफ तौर पर किया। आज अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रायबरेली जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कल मृतक के पिता से फोन पर बात की है, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, वहां से उन्होंने फोन पर बात की है और बताया था कि आते ही वो रायबरेली जाएंगे भी। हालांकि सूचना ये है कि जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन लेकिन घटना हो क्यों गई इतनी बड़ी, ये कानून पर सवाल निशान, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेकर किया जा रहा है कि यहाँ उनका शासन है तो यहाँ इसी तरीके से किया जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे सवाल समीर जी उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रमोद तिवारी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं रायबरेली की घटना को। रायबरेली से चूंकि राहुल गांधी वहां से लोकसभा सदस्य हैं, उस युवक ने जिस दलित युवक को पीटा जा रहा था वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था, उसके बाद उसको और ज्यादा पीटा गया, उसकी जान चली गई। प्रमोद तिवारी को सुनते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, क्या कह रहे हैं रायबरेली की घटना पर। युवक दलित था, अनुसूचित जात का था। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो गए हैं, कोई सुरक्षित नहीं, विशेष रूप से अनुसूचित जात वो निशाना बनाई जा रही। तो उसका गुनाह क्या था, गलती क्या थी? सिर्फ यही कि वो अनुसूचित जात का था, सिर्फ यही कि उसने राहुल गांधी का नाम लिया था। तो ये सारे सवालात जो साबित करते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अनुसूचित जात सुरक्षित नहीं। तो दलित होने की वजह से या फिर वो राहुल गांधी का नाम ले रहा है इस वजह से उसको पीटा गया, लेकिन गिरफ्तार भले कर लिया गया हो अमलेंदु जी, पर ये जो पूरा का पूरा एक तरीका है या वो सिस्टम है उसको जो पीटा गया है, ये दिखा रहा है कि आप सरकार के नाम पर, सरकार में बैठे लोगों के नाम पर कुछ भी कर दें और उसका उन लोगों को कोई खौफ नहीं है। यही तो होगा, तभी तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तमाम जगहों पर देखते हैं कि पुलिस वाले कैसे सामान्य, अभी कल ही एक वायरल हो रहा है वीडियो कि उसमें 2 छात्र हैं और उनको पुलिस के 4-5 लोग हैं, वो पता नहीं किस बात पर उनको मार रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। तो ये जो एक कानून के शासन की बजाय पुलिस का शासन लाने की कोशिश है, उन सब का ये नतीजा है कि लोगों में खौफ नहीं रह गया है सरकार का, डर का। उनको लगता है कि अगर वो सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये घटना वही दिखा रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, ये घटना उसी की तरफ इशारा दे रही है कि ये अगर मुख्यमंत्री का आपको आशीर्वाद प्राप्त है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब पता नहीं मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है भी कि नहीं है, या केवल नाम लेकर ही काम किया जा रहा है। लेकिन अगर नाम लेकर ही इस तरीके से काम किया जाए समीर जी, तब भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और ये देखने में आया है कि एनसीआरबी के जो डाटा आए हैं उसमें साफ तौर पर है कि दलितों पर उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मतलब यहाँ नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, और बुलडोजर चल ही रहा है। बुलडोजर चलने के बाद ना दलितों पे अपराध रुक रहे हैं और ना महिलाओं पे अपराध रुक रहे हैं। तो ये इस तरीके से देखा जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी समीर जी इस घटना को लेकर अपनी बात कही है, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। जी सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह को क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा अब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां पर पहुंच रहे हैं, अजय राय को भी सुनेंगे। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी, खासतौर से ओडिशा बड़ा शांत राज्य रहा करता है, लेकिन किस तरह से कटक में वहां की घटनाएं हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। कैसे वहां पर कर्फ्यू की स्थिति आ गई, एक दंगों की स्थिति आ गई है और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन पहले सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह को, रायबरेली की घटना पर वो क्या कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर वायलेंस को जिस तरीके से जस्टिफाई किया जाने की एक परंपरा चल गई है,
उसी का परिणाम है कि अब वो मॉब लिंचिंग का काम जो है आगे बढ़ रहा है और दलित युवक की जो घटना घटी है उसी कारण घटी है। सर, इसमें आखिरकार क्या वजह है कि जो ये भीड़ के द्वारा हत्या होती है या भीड़ तंत्र हम कहें, और कई राज्यों में ये लगातार देखा जाता है कि आए दिन इस तरह घटना होती है, आखिरकार क्या वजह, कहां पर फेल्योर साबित हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? जब सरकार भीड़ तंत्र को बढ़ावा देगी, आपने देखा कि कितने संगठन ऐसे सामने आ गए हैं। एक गाय से रिलेटेड संगठन है, तो दूसरा किसी और धर्म से रिलेटेड संगठन है। अभी नया संगठन चला है आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद। तो सरकार की जो कार्यशैली है, ये कार्यशैली पर सवाल उठता है। जब सरकार एक न्याय के दंड से सभी को दंडित करेगी तो किसी वर्ग विशेष में हिम्मत नहीं होगी कि वो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जो है करे और किसी की हत्या करने पर उतारू हो जाए। तो ये है समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। रायबरेली की घटना को लेकर बहुत ही गंभीर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिसका झंझोरा पीटा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो कानून व्यवस्था सरकार से जुड़े हुए लोग जो हैं, यानी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए लोग, वो किस तरीके से अपने हाथ में कानून ले रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और समझिए अजय राय आज जा रहे हैं वहाँ रायबरेली, तो अजय राय ने भी इस घटना को लेकर अपनी बात कही है। हम लोग सुन सकते हैं कि अजय राय क्या कह रहे हैं। जी, अजय राय को सुनते हैं। और अजय राय वहां पहुंच भी रहे हैं परिवार के साथ, और पीड़ित परिवार के साथ राहुल गांधी ने भी बात की है। भारत आने पर राहुल गांधी भी वहां जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अजय राय पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को, इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया, और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार। तो ये वहां पर किस तरीके से ये राहुल गांधी का नाम लेने और बाबा यानी मुख्यमंत्री के नाम पर उनको उनका अपना बताते हुए पीटा जा रहा है और पीट कर किसी की जान ले ली जा रही है। दलित समुदाय का, कोई भी हो दलित समुदाय का है, लेकिन गंभीर घटना है क्योंकि दलित समुदाय का है, कमजोर है, यही समझकर उसको पीट दिया गया। और खुद को जब वो मुख्यमंत्री का समर्थक बता रहे हैं पीटने वाले, हालांकि उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो वो दिखाई पड़ रहा है कि कानून का शासन कितना प्रभावी है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल समझिए, कितना प्रभावी ये तो मालूम पड़ ही रहा है, कानून का शासन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बिहार में चुनाव लड़ने जा रही हैं बहन जी, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो रही है, उसमें बहन जी खामोश हैं। जी, बहन जी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया। और मैं देख रहा हूं कि आखिरी उनका ट्वीट जो 17 सितंबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके जन्मदिन पर बधाई का है। उसके बाद बहन जी उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर खामोश हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी की कोई बात आएगी तो तुरंत आ जाएंगी ट्वीट करने के लिए और तुरंत बताने के लिए आ जाएंगी कि कांग्रेस भी खराब है और बीजेपी भी खराब है। लेकिन ऐसे मसले पर बोलने के लिए बहन जी नहीं आ रही हैं। तो ये सवाल जो है खड़े हो रहे हैं कि आप बिहार जा रही है बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, कहा जा रहा है। हालांकि
हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार है कि वो कहीं भी जाके चुनाव लड़े। पाकिस्तान में भी जाके लोग चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहाँ के त्रिपुरा के। वो बता रहे थे कि अमित शाह पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी सरकार बनवा सकते हैं बीजेपी की, वो बता रहे थे। तो बहरहाल ये व्यंग्य की बात है समीर जी, लेकिन ऐसे मसलों पर भी अगर बहन जी खामोश हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ समीर जी, उड़ीसा जो एक शांत प्रदेश समझा जाता था, वहां भी अब सांप्रदायिक हिंसा पहुंच गई है, वहां भी अब दंगे हो रहे हैं। यानी जहां जहां बीजेपी पहुंचेगी वहां वहां दंगे और सांप्रदायिक हिंसा पहुंचेगी, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। कटक में कल जो है बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, इंटरनेट वहां बंद है, कर्फ्यू है, इस तरह की सारी चीजें। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वहां नवीन पटनायक थे तब तक तो वहां कभी कोई इस तरीके की वारदात नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के आते ही सरकार में इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई और जहां जहां बीजेपी है वहां दंगे और सांप्रदायिक हिंसा है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है ओडिशा की घटना पर। This is so unfortunate. A state like Odisha, which only had very peaceful people living there, with no clashes when BJD was in power, suddenly with a change of power, change of government, and the Bharatiya Janata Party coming into power, the dynamics on the ground have changed. And it has come down to the same problem where two groups continue to clash, and that those clashes are used to fill more poison in the minds of the people. What has happened in Cuttack is a sad reflection of what Bharatiya Janata Party, when in government, can do to the people of the state. Divide the people of the state for their own politics. Extremely unfortunate, and I hope the law and order prevails and people of Odisha realize that they are being used as mere tools to create fights amongst the two groups, so as to create more tension and to politically benefit the BJP. So I'm hoping that people of Odisha would see through this politics and would maintain peace, maintain calm, and all those who are behind these clashes should be arrested as soon as possible. And for VHP to enter the equation, for anyone else to enter the equation, again speaks volumes about what the agenda truly is. तो ये जहां जहां रहती है बीजेपी और बांटने का काम करती है, सरकार में रहने पर भी और सरकार में न रहने पर भी, ये आरोप लगा रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। हाँ बिल्कुल समीर जी, यही आरोप लगा रही हो। ये आरोप जो है साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और प्रधानमंत्री को तो अमेरिका की एक पत्रिका ने डिवाइडर इन चीफ तमगा देकर अपनी कवर स्टोरी की थी। तो ये साफ देखने में आ रहा है। और जिस तरीके से बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, ये साफ समझ में आ रहा है कि सरकार में हो, मतलब विपक्ष में हो तो भी बांटने का काम करते हैं, सरकार में आए हैं तो भी बांटने का काम करते हैं। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। मुझे लगता है समीर जी कि दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है बीजेपी जो सरकार में होते हुए खुद इस तरीके के सांप्रदायिक विभाजन की रणनीति पर काम करती है। जी बिल्कुल, ये आरोप लगा रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। और ओडिशा में किस तरीके से एक शांत प्रदेश में वहां इस तरह से हिंसा हो रही है और उस पर एक पूरा का पूरा वहां कटक में इस समय कर्फ्यू लगाया गया है और हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी सरकार में है और प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि सरकार में रहती है तब भी वो लोगों को बांटने का काम करती है। बड़े आरोप है। और इधर रायबरेली की घटना को लेकर पूरा देश हतप्रभ है कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति का नाम लेने पर एक मुख्यमंत्री के समर्थक उसको पीट देते हैं, पीट कर उसकी जान ले लेते हैं। इन सब के बीच आज बड़ी खबर ये आने वाली है चुनाव में। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। शाम 4 बजे ऐलान करेगा चुनाव आयोग। कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि चुनाव का आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछे जाएंगे एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर, उन पर चुनाव आयोग का यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या जवाब रहता है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। ये सारी खबरें, सारे प्रश्नोत्तर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आपको मिलेगी लाइव